हाँ जी बच्चों, सभी बच्चे जल्दी से रेडी हो जाएंगे। और क्या बच्चों ने पुराने जो हमने कंसेप्ट सिखाए थे उन्हें रिवाइज कर लिया है? हमारी आज की क्लास में हम उससे आगे के कंसेप्ट सीखने वाले हैं, तो जल्दी से मेरे साथ साथ नोट करना शुरू करेंगे। हम लोग आज क्या डिस्कस करेंगे। पहले तो चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, होल्डिंग कंपनी। अब सभी बच्चे मेरे साथ साथ जरा रिवाइज करेंगे कि मैंने बच्चों को क्या सिखाया था। तो मैंने बच्चों को सिखा रखा है कि हम लोग एक वर्किंग नोट बनाते हैं जिसका नाम होता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि हम एच लिमिटेड की बैलेंस शीट से लेते हैं और हम इसे कंपेयर करते हैं विद द शेयर कैपिटल ऑफ एस, जितना परसेंटेज होल्ड किया होता है, एंड विद द प्रॉफिट्स ऑफ एस, जितना आप होल्ड करते हैं। और फिर इन दोनों से हम इसका कंपैरिजन करते हैं और तब हमारे पास रिजल्टेंट फिगर अगर प्लस में आ जाए तो वो गुडविल होती है, नेगेटिव में आ जाए तो वो हमारे पास कैपिटल रिजर्व होता है। ये बात हमने अपने बच्चों को समझा रखी है। ठीक है सर। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर एक कंपनी का शेयर 10 रुपए का है और उस कंपनी के सरप्लस या उस कंपनी के प्रॉफिट्स अगर मान लीजिए 25 रुपीस के हैं, तो जो भी कंपनी के शेयर को परचेज करता है उसे कंपनी के प्रॉफिट्स का शेयर भी मिलता है। इसीलिए उसे इन दोनों का ही मनी देना पड़ता है और इसीलिए हम यहां पर इन्वेस्टमेंट को इन दोनों के साथ कंपेयर करते थे। यहां तक की बात मैंने बच्चों को समझा रखी। अब मैंने बच्चों को यह समझाना है बेटे कि एक सिचुएशन एज्यूम कीजिए। सिचुएशन यह है कि कंपनी का शेयर तो था 10 रुपीस का, और आज जब मैं कंपनी की बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूं तो सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट हो गए हैं लेट अस सपोज 30 रुपीस। ठीक है सर। अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, जो प्रॉफिट डेट ऑफ एक्विजिशन पर सब्सिडरी कंपनी के 25 रुपीस के थे, जब मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूं तो वो बढ़ करके 30 रुपीस के हो गए। ठीक। मान लीजिए एच कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर परचेज किए थे फॉर 50 रुपीस। इसका मतलब ये कि डेट ऑफ एक्विजिशन पर सब्सिडरी कंपनी का शेयर 10 रुपए का था, सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट 25 के थे, यानी टोटल मनी बनता था 35, और डायरेक्टर ने, एच कंपनी के डायरेक्टर ने सब्सिडरी कंपनी का शेयर परचेज किया 50 रुपए में, तो यानी 15 रुपए का नुकसान किया। लेकिन मेरी डेट ऑफ एक्विजिशन जरा ईयर के बीच में थी, और जब एच कंपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने लगी तो प्रॉफिट बढ़ के 30 हो गए। अब प्रॉफिट बढ़ के 30 हो गए तो इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि यह रिजल्ट मैं बदल दूंगा। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं यहां पर 20 की बजाय 30 डाल दूंगा। अरे आपने जो प्राइस पे किया था वो तो उस दिन तक के प्रॉफिट का पे किया था।
ना कि जिसने बैलेंस शीट में प्रॉफिट है उसका पे किया था। इसीलिए जब भी हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बनाते हैं तो हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि ये जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दी थी एच कंपनी ने, ये कैपिटल के लिए दी थी और उन प्रॉफिट्स के लिए दी थी जो कि डेट ऑफ एक्विजिशन पर एग्जिस्ट करते थे, यानी इन प्रॉफिट्स के लिए दी थी, ना कि टोटल प्रॉफिट्स के लिए दी थी। इसीलिए जब भी हम यहां पर कंपैरिजन करते हैं तो हम टोटल प्रॉफिट्स नहीं लेते, हम डेट ऑफ एक्विजिशन के प्रॉफिट्स लेते हैं, और डेट ऑफ एक्विजिशन के प्रॉफिट्स को हम लोग बुलाते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। यस, इसका मतलब मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि अब अगर मेरी बैलेंस शीट की डेट ये हो और एच के शेयर एक्विजिशन की डेट इससे पहले हो, तो हमेशा टोटल प्रॉफिट्स को दो पार्ट में डिवाइड करना होगा कि एक्विजिशन की डेट पर कितने थे, उसे बोलते हैं प्री एक्विजिशन, और यहां से लेकर यहां तक के प्रॉफिट कितने थे उसे बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन। जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स होंगे वो तो जाएंगे मेरी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, और जो मेरे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट थे वो मेरी बन जाएगी इनकम। समझे? ये वाली बात हमने आपको अब क्लियर करनी है। और बच्चा कह रहा है कि सर बात अभी थोड़ी सी समझ में आई है। बात बेटे थोड़ी सी समझ में आई है तो इसी को हमने आगे बढ़ाना है, और अगले जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे हम यही बात आपको समझाते रहेंगे कि जब एच कंपनी ने शेयर खरीदे थे तो उसने जो प्राइस पे किया था वो उस दिन की कैपिटल और उस दिन के प्रॉफिट्स का था। इसीलिए इन्वेस्टमेंट का कंपैरिजन उसी दिन की कैपिटल और उसी दिन के प्रॉफिट्स के साथ होता है। आप सभी को पता है कि कैपिटल तो चेंज करती नहीं है, कैपिटल में बहुत कम ही बार चेंज होता है, तो कैपिटल तो वही रही, एक्विजिशन पर भी कैपिटल वही थी, बैलेंस शीट पर भी कैपिटल वही थी, इसीलिए कैपिटल में मैंने कुछ नहीं लिखा। लेकिन प्रॉफिट हम सभी को पता है कि प्रॉफिट रोज इंक्रीज होते रहते हैं। तो जिस दिन आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं उस दिन के बाद से लेकर जो प्रॉफिट होते हैं ना, वो आपके परचेज प्रॉफिट नहीं होते, वो आपकी इनकम होती है। इसीलिए जो टोटल प्रॉफिट हैं उनको डिवाइड करना पड़ेगा कि उसमें से परचेज कितने हैं, परचेज को कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में लाना है, और जो बाद के प्रॉफिट हैं वो आपकी इनकम है, वो आपकी इनकम में रिपोर्ट होंगे। ठीक है, आइए जी, इसका मतलब ये मैं आपको याद कराता हूं कि सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि जब हम आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना सिखाएंगे तो सबसे पहले तो वही क्वेश्चन कराएंगे कि अगर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी में शेयर एक्वायर किए थे ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। इस सिंपल कंसेप्ट में हमने आपको बताया कि एच कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी के प्रॉफिट को परचेज किया, इसीलिए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हमने सिंपली कैपिटल और परचेज प्रॉफिट, सारे के सारे परचेज प्रॉफिट को कंपेयर करवाया। अब मैं कह रहा हूं आपको कि अगर होल्डिंग कंपनी ने शेयर परचेज किए थे सब्सिडियरी कंपनी में ऑन एनी डेट अर्लियर देन डेट ऑफ बैलेंस शीट, अब हम इसकी बात आपके साथ करेंगे और इसको डायग्रामेटिकली आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे कि अब क्या हो गया। अब बेटे ये हुआ कि मुझे बैलेंस शीट दी हुई होगी बाद की, और क्वेश्चन कहेगा कि एच कंपनी ने एक्वायर किए थे शेयर पहले। ठीक है, डेट तो बाद में पता चल जाएगी, पहले दिए थे। जब पहले दिए थे तो फिर मैं ये जो टोटल प्रॉफिट्स थे इसका ब्रेकअप निकालूंगा, इस दिन तक के प्रॉफिट्स अलग कर लूंगा और बाद के प्रॉफिट्स अलग कर लूंगा। इन प्रॉफिट्स को हम नाम देंगे प्री एक्विजिशन और इन प्रॉफिट्स को नाम देंगे पोस्ट एक्विजिशन।
पूरा होल्डिंग कंपनी का कंसेप्ट इसी बात पे टिका हुआ है बेटे कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में केवल वही प्रॉफिट्स जाएंगे जो कि उस दिन एग्जिस्ट करते थे जब एच कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स को परचेज किया था। यह जनरल कंसेप्ट भी है। आप किसी कंपनी के शेयर आज खरीद लीजिए तो आज तक के प्रॉफिट्स का आपको प्राइस पे करना पड़ेगा और आज के बाद जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो आपकी इनकम बन जाएगी। समझा? तो आइए आज हम अपने इस कंसेप्ट की बात करते हैं। यही हमारा लास्ट कंसेप्ट है और अब यही कंसेप्ट हमारा पूरे के पूरे होल्डिंग कंपनी के अंदर चलने वाला है। ठीक है, आइए जी, सभी बच्चे मेरे साथ साथ अब बातों को समझना शुरू करेंगे। नोट करेंगे कि अब मैंने आपको क्या बताया। मैंने आपको यह बताया कि टोटल प्रॉफिट्स ऑफ एस लिमिटेड जितने भी होंगे उसे दो पार्ट में हम हमेशा ब्रेक किया करेंगे। एक कहलाएंगे प्री एक्विजिशन और दूसरे कहलाएंगे पोस्ट एक्विजिशन। जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स होंगे उन्हें आप परचेज्ड प्रॉफिट कह सकते हैं और जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स होते हैं उन्हें आप अपनी इनकम कह सकते हैं। लिखिए, टोटल प्रॉफिट्स ऑफ एस लिमिटेड shall be divided into pre-acquisition and post-acquisition। तो टोटल प्रॉफिट ऑफ एस को दो पार्ट में ब्रेक करना है, यही सीखना है कि कैसे ब्रेक करना है। एंड pre-acquisition profits shall be adjusted in cost of control। समझने वाली बात यह है कि बेटे ये हमारे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में ये जाया करेंगे। पहले आप सभी प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में लेके जाते थे। अब अगर डेट ऑफ एक्विजिशन बैलेंस शीट से पहले थी तो फिर ये वाले प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जाएंगे और ये क्योंकि इनकम है तो ये बैलेंस शीट में जाएगी। यही बातें अब हम आपको सिखाया करेंगे और आइए इसी के साथ हम अपनी शुरुआत करेंगे और आपको बताएंगे कि ये काम कैसे किया जाता है। सर कौन सा क्वेश्चन करेंगे? तो बेटे हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सभी बच्चे मेरे साथ साथ ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर है 13.15। पढ़िए क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन prepare consolidated balance sheet as on 31st March 2013 और H लिमिटेड और S लिमिटेड की बैलेंस शीट में आपको कैपिटल दी हुई है 20 रुपीज ईच, तो नंबर ऑफ शेयर हो गए 5000। रिजर्व दिए हुए हैं 20, सरप्लस दिए हुए हैं 10 और इन्वेस्टमेंट कर रखी है 3000 शेयर्स में। H लिमिटेड एक्वायर्ड इट्स शेयर्स इन एस लिमिटेड ऑन 1st अप्रैल, इसे करेक्ट करना होगा 1st अप्रैल 2012, व्हेन एस लिमिटेड रिजर्व स्टूड एट 5000 एंड सरप्लस 6000। अब देखिए डेट ऑफ एक्विजिशन कब है? 1st अप्रैल 2012। बैलेंस शीट डेट कब है? 31st मार्च 2013।
और जिस दिन शेयर एक्वायर किए थे उस दिन के आपको रिजर्व भी बताए हैं और उस दिन के आपको सरप्लस भी बताए हैं, और कहते हैं अब करके दिखाइए। तो हमने अब समझ लिया अपना कंसेप्ट। आइए, हम हमेशा जब भी काम करेंगे तो अब एक और वर्किंग नोट हमारा बना करेगा जिसका नाम होगा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स। सबसे पहला काम होगा कि आपको बनाना होगा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स। इसमें एस लिमिटेड के प्रॉफिट्स को डिवाइड करना होगा बिटवीन प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन। प्री एक्विजिशन का मतलब होता है अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन, और हमारे पास डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 अप्रैल 2012। और पोस्ट एक्विजिशन का मतलब होता है आफ्टर 1/4/12 अप टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट। ये सारे के सारे पोस्ट एक्विजिशन होते हैं। आगे से हम ये डेट नहीं लिखेंगे, ये केवल आपको अभी समझाने के लिए हमने बताया। ठीक है, आइए जी, मुझे ये बताइए कि आपको रिजर्व और सरप्लस इन दोनों का बैलेंस एक्विजिशन डेट पर गिवन है या नहीं है? सर गिवन है। नीचे देखिए, बैलेंस शीट के नीचे लिखा है कि जब एच लिमिटेड ने एस में शेयर खरीदे 1 अप्रैल 2012 को, तब एस लिमिटेड के रिजर्व थे 5000 और सरप्लस थे 6000। अब मुझे बैलेंस शीट में चेक करके बताइए कि बैलेंस शीट में यह फिगर कितनी थी। एस लिमिटेड के आज रिजर्व हैं 20 और आज सरप्लस हैं 10, जबकि एक्विजिशन के डेट पर कितने थे 5000 और 6000। तो इसके बाद के कितने होंगे? तो माइनस कर दीजिए, आपको बाद के पता लग जाएंगे। इसका मतलब हमारे पोस्ट में रिजर्व बढ़े हैं 15,000 और पोस्ट में हमारे सरप्लस बढ़े हैं 4,000। टोटल प्रॉफिट में से प्री वाले माइनस कर दो तो आपके पोस्ट वाली फिगर आ जाएंगी। ठीक, अब मुझे बताइए आपकी परसेंटेज होल्डिंग कितनी है। इसमें से एच को क्या मिलेगा और इसमें से माइनॉरिटी को क्या मिलेगा? तो होल्डिंग कंपनी ने शेयर एक्वायर कर रखे हैं 3000 आउट ऑफ 5000। तो इसको सिंपली 3/5 लिख लीजिए और इसे 2/5 लिख दीजिए। अब इसका ब्रेकअप कीजिए। तो सर ये हुआ 3000, ये हुआ 2000, ये हुआ 3600 और ये हुआ 2400। ये हुआ 9000, ये हुआ 6000 और ये हुआ 2400 और ये हुआ 1600। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस ब्रेकअप की कोई जरूरत नहीं होती। ये सारा का सारा हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाता है। जो हमारा प्री एक्विजिशन होता है ये हमारे परचेज प्रॉफिट्स होते हैं, इसीलिए इन्हें एडजस्ट करना है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में। और ये जो हिस्सा है ये जाएगा हमारा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, इनकम का पार्ट। चलिए बेटे मेरे साथ बनाएंगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट
शेयर कैपिटल प्री एक्विजिशन, एक बार रिजर्व और एक बार सरप्लस। शेयर कैपिटल प्री एक्विजिशन रिजर्व प्री एक्विजिशन सरप्लस पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड पोस्ट एक्विजिशन सरप्लस। माइनॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्री और पोस्ट में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि सारे प्रॉफिट्स माइनॉरिटी के माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ही दिखाए जाते हैं। ठीक है, चलिए जी डिवाइड करते हैं। शेयर कैपिटल 60,000 यहां और 40,000 यहां। ये प्री एक्विजिशन यहां आ जाएंगे 3,000 और 3,600, और ये 2,2400 ये भी यहां आएंगे और ये दोनों भी यहां आएंगे। अब देखिए जी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी 90,000। आइए जी चेक कर लेते हैं हमारे पास कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कितनी आ रही है। 90,000 माइनस 66,600 या 23,400 गुडविल। $23,400 गुडविल। ठीक है, और ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आ गया 40,000 प्लस 4,400 और प्लस 7,600 52,000। चलिए जी बैलेंस शीट बनाते हैं फटाफट। सभी बच्चे जल्दी से बैलेंस शीट ड्रॉ करेंगे। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट as on 31st March 2013। चलिए जी वीडियो रोक करके आप मेरे से पहले बैलेंस शीट बनाइए। सबसे पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल सिर्फ एच की आती है, ये बात अभी तक याद हो जानी चाहिए। शेयर कैपिटल के बाद आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, और रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले लो रिजर्व। रिजर्व में एच के रिजर्व थे 60,000 और प्लस एस लिमिटेड से जो आपका पोस्ट में हिस्सा बना था वो आएगा। एस में आपका हिस्सा बना था 9,000, ये ठीक है ना, ये 9,000 यहां पर ले लेना है, तो दैट मीन्स ये बन जाएगा 69,000। इसी तरह से सरप्लस भी लेंगे। एच लिमिटेड के सरप्लस थे 20,000 और एस लिमिटेड से आपको पोस्ट में सरप्लस मिला है 2,400, तो ये हो गया 22,400। फिर लिखेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। चेक कीजिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ रहा था 52,000। उसके बाद लाइबिलिटीज में था क्रेडिटर्स, तो यहां लिखेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटी क्रेडिटर्स
दोनों का प्लस हो जाएगा 30 और 20 50,000। अच्छा जी, ये भी कह रहा है मैं भी फिनिश्ड हूं। ये तो पूरा फील्ड है, फिनिश्ड तो नहीं है। 50,000। और ये हमारी बैलेंस शीट यहां पर लायबिलिटी साइड कंप्लीट। उसके बाद एसेट साइड आएगा। एसेट साइड में सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल, ये ठीक से चल नहीं रहा। टेंजिबल टेंजिबल लेंगे तो 220 प्लस 150 370, और 370 और उसके बाद इनटेंजिबल, ये भी चलने को तैयार नहीं। इनटेंजिबल में गुडविल आई थी हमारी 23,400। 23,400। और तो कोई था नहीं, तो बस इसको टोटल कर देंगे। 400 3 393 400। अब चेक करना है आप लोग मेरे से पहले बना रहे हैं कि मेरे से बाद बना रहे हैं। सर ऐसा चैप्टर होगा तो हम आपके पीछे पीछे ही बनाएंगे ना। 393 400। चलिए जी, ये हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 5 कंप्लीट हो गई। इलस्ट्रेशन नंबर 6। पेज नंबर है 13.17। आइए जी, अब हम तीन तीन वर्किंग नोट्स बनाते हैं। पढ़िए क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ मोटी लिमिटेड एंड सब्सिडरी छोटी लिमिटेड। अच्छा जी, यहां पर लिखा हुआ है कि शेयर 10 रुपीस का है तो नंबर ऑफ शेयर हो गए 3000, और इसने एक्वायर कर रखे हैं नंबर ऑफ शेयर्स 2000। ठीक हो गया। उसके बाद लिखा है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन बाय मोटी लिमिटेड ऑफ 2000 शेयर्स इन छोटी लिमिटेड, द लेटर कंपनी हैड अनडिस्ट्रीब्यूटेड सरप्लस एंड रिजर्व ऑफ 5000 एंड नन ऑफ विच हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड सिंस एक्विजिशन। इसका मतलब यह हुआ बेटे कि मुझे इन दोनों का टोटल दिया हुआ है। एक्विजिशन पर इन दोनों का टोटल था 5000। तो बेटे मेरे 5000 तो हो गए प्री एक्विजिशन, और इन दोनों का टोटल माइनस दिस, तो 15,000 आज हैं, उस समय 5,000 थे। तो बताओ पोस्ट में कितने हुए? 10,000। ठीक है, क्योंकि मुझे ये कंबाइंड दिया हुआ है इसीलिए मैं भी इन दोनों को कंबाइंड लेकर के ही चलूंगा। आइए जी, और मेरे साथ साथ बनाते हैं। और मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बना के दिखाऊंगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट बना के दिखाऊंगा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बना के दिखाऊंगा, और बैलेंस शीट बनाने की ड्यूटी आपको दूंगा। बैलेंस शीट आप खुद बनाएंगे। ठीक है, मेन कंसेप्ट मैं आपको करवाता हूं, और हमारा मेन कंसेप्ट वही है कि एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। सर ये एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है? लिखते भी जाएंगे, रिवाइज भी करते जाएंगे। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट का ऑब्जेक्ट होता है कि सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट्स को प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन में ब्रेक करना है।
और हमें दोनों कंबाइंड दिए हुए हैं, जनरल रिजर्व और सरप्लस। ये हमें दिए हुए हैं ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन थे 5000। तो पोस्ट कितने हो जाएंगे? पोस्ट हो जाएंगे मेरे पास 6000 थे, 9000 थे, इसमें से ये 5000 माइनस कर दो। यानी बैलेंस शीट डेट पर हमारे रिजर्व और सरप्लस है 15000, जिसमें से 5000 अगर उस दिन थे, तो जानते हो पोस्ट में कितने हो गए? पोस्ट में हो गए 10000। ये केवल मैंने समझाने के लिए लिखा था। इसमें सर एच लिमिटेड का शेयर है 2/3 और माइनॉरिटी इंटरेस्ट है 1/3। तो इसको ब्रेकअप करना पड़ेगा। सर ये तो डेसिमल में आता है, कोई बात नहीं, डेसिमल में आने दो। 1667 और 3333 और इसको भी ब्रेकअप करेंगे। 10,000 डिवाइडेड बाई 3, 3333 और 6667। अब बिना हिचकिचाए हुए, बिना घबराए हुए वीडियो को रोकिए और अपने आप मुझे कंप्यूट करके बताइए कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल गुडविल या कैपिटल रिजर्व कैसे आएगा और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे आएगा। मैं आपकी इतनी हेल्प कर देता हूं कि ये वाला पार्ट जाएगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, ये वाला पार्ट जाएगा बैलेंस शीट में, और ये जो माइनॉरिटी का होता है इसकी ब्रेकअप हमें चाहिए नहीं होती, ये वैसे ऑटोमेटिकली आ जाती है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब बताइए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ 2000 शेयर्स कितना था? बैलेंस शीट में चेक कीजिए, ये था सर 25,000। अब 25,000 पे करके आपने कितनी शेयर कैपिटल परचेज की थी? आपने परचेज की थी 20,000 की कैपिटल। और कितने प्रॉफिट्स आपने परचेज किए थे? 3,333। तो इसका मतलब आपकी गुडविल निकल के आ गई 1,667। ये आपकी गुडविल निकल कर आएगी। माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते हैं, चलिए। शेयर कैपिटल कितनी? 10,000। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स 1,667। पोस्ट एक्विजिशन भी यहां पर ही आते हैं, क्योंकि माइनॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ सेपरेशन की जरूरत नहीं होती। हमारा प्रोसेस ऐसा है जिसमें ब्रेकअप सबके लिए हो जाता है, अदरवाइज इसका ब्रेकअप हमारे लिए इररेलेवेंट था। तो ये कितना हो गया? तो सर ये हो गया 15,000। अब मैं समझता हूं कि इसकी बैलेंस शीट तो एटलीस्ट मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बना ही सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे अब मेरे पास क्वेश्चन आ गया इलस्ट्रेशन नंबर 7। अभी सभी बच्चे मेरे साथ साथ अब थोड़ा सा और ध्यान देंगे।
ये लास्ट टॉपिक है जो आपको प्रॉफिट के बारे में ध्यान से मेरे साथ सुनना है। ये होती है हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट की डेट और ये होती है हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट की डेट। सबसे पहले केस नंबर 1, जब मैं आपको सिखा रहा था केस नंबर 1, तो भाई केस नंबर 1 में मैंने कहा था सारी डेट ऑफ एक्विजिशन यही थी। क्योंकि डेट ऑफ एक्विजिशन यही थी तो सारे के सारे प्रॉफिट्स मेरे हमेशा हमेशा प्री होते थे। तो पिछली 2 क्लासेस में आपने यही सीखा कि सारे प्रॉफिट्स प्री होते हैं और सारे प्रॉफिट्स को हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में एडजस्ट करते थे। आज की क्लास में हमने अपनी पोजीशन को चेंज किया। तो आज की क्लास में हमने पहले सिंपल केस लिए। सिंपल केस में क्या था कि आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन यहां आ गई। जब डेट ऑफ एक्विजिशन यहां पर आ गई तो बड़ा सिंपल था, सारा का सारा करंट ईयर का प्रॉफिट मेरा पोस्ट बन गया और ओपनिंग बैलेंस शीट पर जो एग्जिस्ट करता था वो प्री बन गया। अब बच्चा कहेगा कि सर ये जो आप प्री पोस्ट बोलते हो समझ में नहीं आता, अपने आप आने लगेगा। अब बेटे मेरे पास कौन सा केस है ये ध्यान से देखिए। अब मेरे पास केस ये है कि मुझे टोटल प्रॉफिट्स तो बैलेंस शीट बता ही देती है। पिछले साल तक कितने प्रॉफिट्स थे ये भी क्वेश्चन में मेंशन्ड होता था। अगर मेरी डेट ऑफ एक्विजिशन इन दोनों के बीच में हो जाए तो सर क्या करूं? जैसे कि अब मेरे पास इलस्ट्रेशन नंबर 7 है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 कहती है कि हमारी बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च 2013 और शेयर्स एक्वायर किए गए हैं 30 सितंबर 2012 को। तो मुझे तो यहां तक के प्रॉफिट चाहिए। अब सर इस दिन तो बैलेंस शीट बनी नहीं होगी। किसी भी दिन के अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो भाई उस दिन की बैलेंस शीट होनी चाहिए और बैलेंस शीट कभी भी साल के बीच में नहीं बनती। बैलेंस शीट या तो आज बनी है या फिर पिछले साल बनी थी। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, अब ये आपको समझना है। जब भी डेट ऑफ एक्विजिशन 2 बैलेंस शीट डेट के बीच की होगी तो आपको समझना है नंबर 1, लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स तो प्री एक्विजिशन होंगे ही होंगे क्योंकि मेरी डेट ऑफ एक्विजिशन ये है। यानी पिछले साल तक कंपनी ने जो भी कमाया था वो भी एक्विजिशन डेट से पहले ही तो बिलोंग कर रहा था। बोलिए, तो यानी लास्ट ईयर के प्रॉफिट तो प्री एक्विजिशन होंगे ही होंगे। फिर आप क्या करोगे, फिर आप निकालोगे करंट ईयर के प्रॉफिट कितने थे। मैं सब आपकी हेल्प करूंगा। करंट ईयर के प्रॉफिट कितने थे और फिर करंट ईयर के प्रॉफिट को टाइम रेशियो में डिवाइड करूंगा। और जब मैं इसे टाइम रेशियो में डिवाइड कर दूंगा तो पिछले साल के प्रॉफिट में प्लस करंट ईयर का जितना टाइम रेशियो आएगा वो जोड़ूंगा, तब जाकर के मुझे टोटल प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मिलेंगे। और बच्चा कह रहा है कि सर ये बात मुझे तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक कि आप मुझे ये फैक्ट्स के साथ नहीं दिखाओगे। मैंने कहा चलिए, सभी बच्चे मेरे साथ साथ ध्यान देंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 7 यहां लिखा है द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2013 वर एज फॉलोस। घबराना नहीं है, आराम से मेरे साथ बनाना है। टोटल नंबर ऑफ शेयर है 6000, आपने खरीद रखे हैं 4000 शेयर्स। तो परसेंटेज होल्डिंग हो जाएगी 4/6। परसेंटेज में निकालने की जरूरत नहीं है, हो सकता है फ्रैक्शन में आ जाए। तो आप सिंपल 4/6 करोगे तो ये हो जाएगा 2/3। अब ये कह रहा है कि हमने शेयर एक्वायर किए थे कब, 30 सितंबर 2012 को। 1 अप्रैल 2012 को P&L स्टेटमेंट में लॉस था 3000।
विच वॉज रिटर्न ऑफ फ्रॉम प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब है कि पहले मेरा 3000 का लॉस था, जैसे ही मैंने प्रॉफिट कमाना शुरू किया तो पहले मैंने अपना लॉस खत्म किया, और लॉस खत्म होने के बाद में मेरी बैलेंस शीट प्रॉफिट दिखा रही है 1800 रुपए। तो इसका मतलब मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ करंट ईयर में आपने कितने प्रॉफिट कमाए होंगे। अगर पिछले साल 3000 का लॉस था तो मैंने अपना 3000 का लॉस रिकवर किया, और उसके बाद मैंने बैलेंस शीट में 1800 के प्रॉफिट रिपोर्ट किए। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि मैंने इस साल 4800 रुपीस के प्रॉफिट कमाए होंगे। ठीक है, क्योंकि बात नहीं है इसलिए मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं आपको समझाता रहूंगा। देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपसे यह कह रही है कि आज मेरी बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट्स, आज बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट है 1800 के, और एक साल पहले हमारी बैलेंस शीट के अंदर लॉस था 3000 रुपीस का। तो मैंने कहा क्या आप मुझे यह बता सकते हो कि सारे के सारे करंट ईयर के अंदर हमने कितना प्रॉफिट कमाया होगा, यहां से लेकर यहां तक मैंने कितना प्रॉफिट कमाया होगा, यहां से लेकर यहां तक ये प्रॉफिट। तो करंट ईयर का प्रॉफिट हमेशा होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और मेरा क्लोजिंग है 1800 और ओपनिंग था -3000। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि मैंने 4800 रुपीस करंट ईयर में कमाए हैं। अब ये 4800 करंट ईयर में कमाए हैं, और मेरी डेट ऑफ एक्विजिशन क्वेश्चन कह रहा है 30 सितंबर 2012 थी। तो बताओ यहां से लेकर यहां तक का कितना पीरियड आता है, 6 मंथ, और यहां से यहां तक का कितना पीरियड आता है, 6 मंथ। तो 4800 को 6 मंथ और 6 मंथ टाइम रेशियो में डिवाइड करो, यानी इसके प्रॉफिट बने 2400 और इसके प्रॉफिट बने 2400। अब इसे भूल जाओ। इसका मतलब एक साल पहले की पोजीशन मुझे पता है 3000 का लॉस, और डेट ऑफ एक्विजिशन तक आते आते, यहां तक आते आते मैंने 2400 और कमा लिए थे। तो ये बताओ इस डेट पर मेरे प्रॉफिट्स की पोजीशन क्या रही होगी। 3000 का लॉस था, 2400 मैंने कमा लिए थे, तो इसका मतलब यहां पर मेरी पोजीशन रही होगी 600 रुपीस का लॉस। और उसके बाद मैंने कितने कमाए हैं, 2400 और कमाए हैं। तो ये मेरे पोस्ट प्रॉफिट हैं, और ये मेरी एक्विजिशन डेट की पोजीशन है। अगर एक्विजिशन डेट दो बैलेंस शीट के बीच में आ जाए तो आपने शुरुआत करनी है, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स लेने हैं, और प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में एक्विजिशन डेट तक क्या कमाया वो जोड़ लोगे, तो आपको एक्विजिशन डेट की पोजीशन मिल जाएगी। ये एक्स्ट्रा काम होगा। आइए जी, मैं बार बार ये बातें कहता रहूंगा, तो आप बार बार मेरे से सुनेंगे और खुद सोचेंगे तो जरूर समझ जाएंगे। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स, इलस्ट्रेशन नंबर 7, जे.आर. मोंगा, पेज नंबर है 13.20। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको चाहिए प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन। प्री एक्विजिशन का मतलब है कि आपको 30 सितंबर 2012 तक के प्रॉफिट चाहिए, और फिर आपको चाहिए आफ्टर 30 सितंबर 2012। नेचुरली अप टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट लिखने की जरूरत नहीं है। मेरे पास फिगर अवेलेबल थी 1 अप्रैल 2012 की, और मेरा 1 अप्रैल 2012 एक्विजिशन डेट से पहले आ रहा है, यानी इस दिन जो भी पोजीशन थी वो सारी की सारी जाएगी प्री में। ठीक, तो जब भी एक्विजिशन डेट बीच की हो तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट निकाल के प्री में डाल दो। स्टेप नंबर 1 यही होगा।
फिर निकालो करंट ईयर प्रॉफिट कितने थे। सर करंट ईयर प्रॉफिट थे 4800। तो 4800 को जितना भी टाइम रेशियो प्री और पोस्ट के बीच में है उसमें डिवाइड करो। टाइम रेशियो थी 6 मंथ 6 मंथ, इसका मतलब 2400 रुपए यहां और 2400 रुपए यहां। तो फाइनली मेरी पोजीशन क्या बनी, 600 रुपीस का लॉस यहां और 2400 रुपए का प्रॉफिट यहां। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो मेरा नेट रिजल्ट बैलेंस शीट से मैच भी करेगा। इसका मतलब मेरा ब्रेकअप एकदम ठीक है। टेक्निकल है तो क्या हुआ, समझ में आएगा। आप कौन से छोटे बच्चे हैं। इसमें सर एच कंपनी का कितना शेयर है, एच लिमिटेड का शेयर है 2/3 और माइनॉरिटी का शेयर है 1/3। तो इसका ब्रेकअप कर दीजिए। तो ये लॉस 400 रुपए होल्डिंग का है, 200 रुपए माइनॉरिटी का है और इसमें 1600 का प्रॉफिट इनका है और 800 का प्रॉफिट माइनॉरिटी का है। बनाइए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बैलेंस शीट में चेक कर लीजिए। आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 4000। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी 4000। शेयर कैपिटल जो एच लिमिटेड की शेयर बनता है वो बनता है पूरा का पूरा 4000, 6000 का 2/3 और प्री एक्विजिशन लॉस बनता है आपका 400। तो इसका मतलब आपकी गुडविल आ जाएगी 400 रुपए। अब यहां देखेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में शेयर कैपिटल आएगी 2000, प्री एक्विजिशन लॉस आएगा 200 और पोस्ट एक्विजिशन में प्रॉफिट आपको मिले हैं 800। तो यानी माइनॉरिटी इंटरेस्ट बन जाएगा 2600। अब जल्दी से मेरे साथ साथ बैलेंस शीट बना दीजिए। हालांकि बैलेंस शीट बनाने का काम तो आपका है। बैलेंस शीट का पार्ट अभी तक एकदम सिंपल चल रहा है। जल्दी से वीडियो रोकिए और आप बना दीजिए। शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी की, जनरल रिजर्व सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग कंपनी के ही पता है 4000, सरप्लस होल्डिंग कंपनी का था 4000 और सब्सिडरी कंपनी से मिले थे 1600। तो ये हुआ 5600। माइनॉरिटी इंटरेस्ट बना हमारे पास 2600। क्रेडिटर्स बने हमारे पास 4200। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स में हमारे पास एक तो आएंगे टेंजिबल। तो टेंजिबल 16 और 10 26,000। इनटेंजिबल गुडविल ये हमारे पास आई थी 400।
तो मेरे हिसाब से ये दोनों बैलेंस शीट अब मैच होनी चाहिए। ये बिल्कुल मैच हो जाती हैं। ठीक है, तो अब आज यहीं रुक जाना चाहिए, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए आज यहीं रुकते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू।